नमस्कार, मैं हूं नवजोत और देश दिन भर में आपका स्वागत है। देश दिन भर की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। यूपी के बिजनौर में एनआईए के डीएसपी का बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर कत्ल कर दिया। इस वारदात में डीएसपी की पत्नी और बच्चे भी घायल हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी को कुल 24 गोलियां मारी गई, जिसमें से 12 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई हैं, जबकि 9 गोलियां आर पार हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है और इस कत्ल के पीछे कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। यूपी के बिजनौर में एनआईए अफसर की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने परिवार समेत गोलियों से भूना। पत्नी और बच्चों को भी लगी गोलियां। एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद बिजनौर में अपने घर से कुछ ही दूर रह गए थे, तब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। ये हत्याकांड किस तरह से अंजाम दिया गया, ये आपको आगे बताएंगे, मगर पहले बता दें कि आखिर तंजील अहमद थे कौन। तंजील अहमद पहले बीएसएफ में थे और अभी वो पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम से जुड़े थे। जी हां, जिस अफसर की हत्या हुई वो एनआईए से जुड़ा था और पठानकोट हमले की जांच में भी उसका योगदान था। अब आपको बताते हैं कि आखिर उनकी हत्या किस तरह हुई। मोहम्मद तंजील अहमद शाहीन बाग के इसी घर से शुक्रवार रात 9 बजे अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ वैगनआर कार में बिजनौर के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें इस बात का कतई इल्म नहीं था कि मौत उनका लगातार पीछा कर रही है। तंजील अपने परिवार के साथ वैगनआर कार से शादी से लौट रहे थे। वो अपने घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गए थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तंजील को 20 से ज्यादा गोलियां लगी। जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रास्ते में जो है ये लोग शादी में आए थे, यहाँ से घर आए, घर से फिर शादी में चले गए। वापसी में लगभग 12:30 से और 1 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है। और नामालूम कौन अपराध हैं वो जो आए, अचानक गाड़ी रोकी गई, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें तकरीबन 20-22 फायर किए गए। परिवार को इस बात का इल्म नहीं कि तंजील की हत्या किसने और क्यों की। बहरहाल इस हमले में तंजील की पत्नी को 4 गोलियां लगी हैं। पहले उन्हें मुरादाबाद के कॉस्मो अस्पताल में और फिर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। तंजील के 2 बच्चों को भी गोलियां लगी हैं। बीएसएफ और एनआईए के मुताबिक तंजील एक जांबाज और बेखौफ अफसर थे। कई आतंकी मामलों की जांच से भी वो जुड़े हुए थे। तंजील अहमद 2010 में बीएसएफ से डेपुटेशन पर एनआईए आए थे। वो पाकिस्तान की जीआईटी के साथ एनआईए के लाइजनिंग अफसर के रूप में जुड़े थे। तंजील एजेंसी के सबसे बेहतरीन अफसरों में थे। तंजील अहमद इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामलों की जांच में भी शामिल थे। जिस प्रोफाइल पर तंजील काम कर रहे थे, उससे लगता है कि यह हत्या एक साजिश के तहत अंजाम दी गई है। इस मामले की जांच में यूपी एटीएस, एसटीएफ और लखनऊ एनआईए की टीम जुड़ी हुई है। पुलिस का दावा है कि इस मामले का वो जल्द ही खुलासा कर लेगी। तो रात में 1 बजे अपने घर सहसपुर के लिए जा रहे थे, तो इनकी गाड़ी के आगे एक बाइक आके रुकी। उस पर 2 अज्ञात लोग थे जिन्होंने गोलियों से उनके ऊपर हमला किया, जिसमें वो घायल हुए और ट्रीटमेंट के लिए ले जाते वक्त उनकी डेथ हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद बिजनौर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। मौत की खबर पाकर परिवार के लोग बदहवास और सदमे में हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तंजील अपने परिवार के साथ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रह रहे थे। एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद को जानने वाले लोगों के मुताबिक वो बहुत सौम्य, मिलनसार और बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत अच्छे आदमी थे और अपने पेशे के ताल्लुक से बड़े जिम्मेदार थे। और हमेशा मैं तो 2 दिन पहले इनके पास साथ ही बैठा हुआ था। बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बेचारे भले आदमी थे। ये काफी अच्छे आदमी थे, पुलिस में जरूर थे, लेकिन यहाँ एक जैसे सामाजिक तौर से रहते थे और बहुत अच्छे, पूरे गली में लोग उनका मतलब आदर सत्कार करता है। हत्या एनआईए अफसर की हुई है। जाहिर है जांच एजेंसी और सरकार तक हिल गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हमें जानकारी प्राप्त हुई है और हमारी बात हो रही है। इस वारदात के बाद एनआईए के अफसर भी दिल्ली के शाहीन बाग तंजील के घर पहुंचे। परिवार के लोगों से कुछ जानकारी साझा की। सूत्रों के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है, मगर जांच से जुड़े अधिकारी इस बारे में अभी कोई कयास नहीं लगाना चाहते। इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के अलावा एनआईए के टॉप ऑफिसर भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन दोनों ही एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आनंद तिवारी, दिल्ली, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी की मौत को 3 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि उसकी मौत की वजह क्या है। इस बीच आज राहुल के पिता ने प्रत्यूषा के माता पिता पर बेटी से पैसे हड़प लेने का आरोप लगाया है। उधर प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल की हालत खराब हो गई है और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।
बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्यूषा की मौत अभी तक सवालों के घेरे में है। आनंदी ने खुदकुशी की या फिर उसे ऐसे अंजाम के लिए उकसाया गया? क्या वो तनाव की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गई? ये ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। इस बीच प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल के पिता ने प्रत्यूषा के परिवार पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रत्यूषा के माता पिता अपनी बेटी से सारे पैसे ऐंठ लेते थे, यहाँ तक कि प्रत्यूषा को जेब खर्च तक के लिए पैसे नहीं देते थे। आज के डेट में आपकी बेटी के पास एक छोटा सा घर क्यों नहीं है, एक गाड़ी है जिसको खींच रहा, आखिर वो पैसा गया कहाँ? आपका कहना है कि पैसे प्रत्यूषा के माँ बाप ने दिए। हाँ, ये जो प्रत्यूषा ने हमको कहा, जिसने यही बात कहा कि मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, जितना पैसा था सब मेरे माँ बाप ने ले लिया। राहुल के पिता के आरोपों में कितना दम है, इसका जवाब प्रत्यूषा का परिवार ही दे सकता है। फिलहाल राहुल की हालत इस वक्त बेहद खराब बताई जा रही है। दोस्तों के मुताबिक प्रत्यूषा की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया है और वो लगातार रोए जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। Right now he is on a very terrible shock and traumatism. He is traumatized so badly that I can't explain to you. He could probably just go into a shock, or he could go mad, or he could probably anything can happen to him. So we just decided to admit him in the hospital right away. राहुल का इलाज करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उसे उल्टी, छाती में दर्द और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है। उसे अगले 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। वो फिलहाल पुलिस से बात करने की स्थिति में नहीं है। बता दें कि पुलिस अभी तक 2 बार राहुल से घंटों लंबी पूछताछ कर चुकी है। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने प्रत्यूषा के फ्लैट से सुराग इकट्ठा किए और पुलिस ने फ्लैट सील कर दिया। आपको बता दें कि प्रत्यूषा बनर्जी ने आत्महत्या की 1 अप्रैल को और उसी दिन से उनके फ्लैट को सील कर दिया गया है। पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, उनके अलावा प्रत्यूषा के घर पर ना तो किसी दोस्त और ना ही परिवार वालों को जाने की इजाजत दी गई है। फ्लैट पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उधर प्रत्यूषा के पड़ोस में काम करने वाले एक कुक के मुताबिक राहुल और प्रत्यूषा का पहले भी झगड़ा हुआ था। तब पुलिस को बुलाने की नौबत आ गई थी। ताला तोड़ रहा था तो मैं जा रहा था काम पे, तो फिर मैं दरवाजा अपना बंद किया तो उसने बोला कि मेरा दरवाजा अंदर से खोल दो। तो मैं फिर बालकनी से गया, उसका दरवाजा खोला। मैं जैसे पर्दा हटाया वैसे देखा लड़की लटकी हुई थी। प्रत्यूषा की मौत की असली वजह से पर्दा उठने में अभी वक्त लग सकता है। फिलहाल परिवार सदमे में है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज है। प्रत्यूषा के घर वाले पहले ही राहुल पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा चुके हैं। अब आगे की जांच राहुल से पूछताछ की दिशा तय करेगी। मुंबई से शिवांगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज सैकड़ों शिक्षक सड़कों पर उतरे। उनकी मुख्यमंत्री केजरीवाल से कुछ शिकायतें थी और नाराजगी थी। दरअसल दिल्ली में पिछले काफी वक्त से गेस्ट टीचर पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं और आज एक बार फिर से इसी मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का घेराव किया। ये नारेबाजी, ये प्रदर्शन है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। सैकड़ों अस्थायी शिक्षक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं और इसी नाराजगी में इन लोगों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर डेरा डाल दिया। सरकार के खिलाफ काफी देर तक नारेबाजी होती रही। गवर्नमेंट ने हमसे ये प्रॉमिस किया था किसी भी गेस्ट टीचर को हटाया नहीं जाएगा। 1 तारीख को लगभग हमारे 4000 गेस्ट टीचरों को हटा दिया गया स्कूलों से। पता नहीं क्या बीमारी है उनको, कुछ समझ नहीं आता है। पहले बोल देती है करेंगे, फिर मुकर जाती है। बदलू सरकार है, बदलू। गेस्ट टीचर इसलिए नाराज हैं क्योंकि 49 दिन की सरकार के दौरान केजरीवाल ने इन्हें भरोसा दिया था कि इन्हें पक्की नौकरी दी जाएगी, मगर दूसरी बार सरकार बनने के बावजूद अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए रविवार सुबह एक बार फिर गेस्ट टीचर एसोसिएशन केजरीवाल के घर के बाहर जुटे। आपको परमानेंट कराने और अपनी सैलरी को फिक्स कराने को लेकर आज केजरीवाल घर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, करीब हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनका साफ कहना है कि दिल्ली सरकार के साथ वादा खिलाफी कर रही है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि इनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। इन लोगों का एक गुस्सा और है, केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में 4000 गेस्ट टीचरों को निकाल दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षकों की शिकायत है कि गेस्ट टीचर को एक दिन के हिसाब से अलग अलग श्रेणी में 700 से लेकर 900 रुपए तक मिलते हैं। इस वक्त कुल 17000 गेस्ट टीचर हैं जो अपनी तनख्वाह फिक्स करने की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं।
हम चाहते हैं केजरीवाल सरकार के हमको एक्सपीरियंस के आधार पे, हमारी परफॉर्मेंस के आधार पे हमको परमानेंट किया जाए और हमारी सैलरी को जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाए। जब हमारा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, हमारी पूरी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी हमें फिक्सेशन क्यों नहीं किया जा रहा? हमारा ये सवाल है केजरीवाल सरकार से। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वो लोग काबिल हैं और उनके पास डिग्रियां भी हैं। केजरीवाल सरकार से इनकी मांग है कि इन्हें तजुर्बे के आधार पर तनख्वाह दी जाए। सालों से गेस्ट टीचर के तौर पर काम कर रहे लोगों को स्थायी किया जाए। सभी शिक्षकों को वक्त पर तनख्वाह देने के लिए और फंड जारी किए जाएं। जिस वक्त ये अस्थायी शिक्षक केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली केजरीवाल जंतर मंतर जा रहे हैं, तो उन्हें वहीं पर घेरने के लिए कुछ लोग निकले, मगर पुलिस ने उन लोगों को रोक लिया। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। भारत माता की जय बोलो या भारत छोड़कर बाहर जाओ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल देवबंद के भारत माता की जय बोलने के खिलाफ फतवा जारी कर इस विवाद को और हवा दे दी थी। उधर जमीयत उलमाए हिंद ने भी देवबंद के फतवे का समर्थन कर दिया है। इस बीच विपक्ष ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर बीजेपी और संघ पर हमला बोला है। या देशातल्या कोट्यावधी लोकांचं हे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार देखील नाही। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस साहब इतने जोश में आ गए कि उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के भारत में रहने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल देवेंद्र फडणवीस भैया जी जोशी के वंदे मातरम और राष्ट्रगान वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार समर्थन किया। फडणवीस के बयान को सहयोगी पार्टी शिवसेना का भी समर्थन मिला। फडणवीस जी ने जो कहा है 200% सच कहा है। भारत माता की जय और वंदे मातरम हमारा मूल मंत्र था, भारत माता को जंजीरों से छुटकारा दिलाना, और जिन लोगों ने इसे नहीं स्वीकारा ये तो कब को चले गए। जो इस देश में रहता है, जो इस देश का नागरिक है, इस देश में जो खाता पीता है, रहता है, यहाँ पर पैसा कमाता है और भारत माता के गुणगान नहीं गाता है, तो ये सरासर एक राष्ट्रद्रोह है और इस पे निश्चित ही सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। भारत माता की जय बोलने के खिलाफ देवबंद के फतवे की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने एक बार फिर से इस आग को भड़का दिया। सरकार को घेरने की ताक में बैठे विपक्ष को एक मुद्दा और हाथ लग गया, बीजेपी और संघ को घेरने का। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही है, लोगों तक, आम लोगों तक कुछ पहुंच नहीं रहा, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीज़ों को, जो भावनात्मक मामले हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, जज्बाती सवाल हैं, उसकी तरफ लोगों को खींच ले जाना इसका मकसद है। आप किसी पे दबाव नहीं बना सकते कि आपको, और मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें ठीक तरीके से संविधान को पढ़ना चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इस देश में किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। उधर उलेमाओं ने देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऐलान किया है कि कोई भी उन्हें जबरदस्ती भारत माता की जय कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। कोई भी इस बात का अधिकार नहीं रखता कि इस मुल्क में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये सबकी अपनी आज़ादी है और ज़बरदस्ती किसी तरह से करने से और नफरत पैदा होती है। इस तरह के बयान ऐसे जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी के पद पर रहकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इसका भी ख्याल होना चाहिए। भारत माता की जय बोलने के पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। एक तरफ जमीयत ने देवबंद के फतवे को सही करार दिया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बागपत में एक पंचायत ने भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया है। सवाल यही है कि भारत माता की जय को किस आधार पर खारिज किया जा रहा है? क्या अपने देश की जय बोलना इबादत है? क्या अपने वतन पर फख्र करना गुनाह है? एहतशाम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।